अब्बा को फौत हुए अभी 2 माह भी ना गुजरे थे कि एक दिन अम्मा मुझे बाजार ले गईं और मेरे लिए पैंट शर्ट लेने लगी। मेरी उम्र 16 साल थी और मैंने जिंदगी में कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी थी और मुझे पैंट शर्ट अच्छी भी नहीं लगती थी। पर अम्मा मुझे कहती कि बेटी अब मैं बहुत मजबूर हूँ, अब हमारा कमाने वाला कोई नहीं रहा, ये सब मैं तुमसे मजबूरी में करवा रही हूँ। और देखो, ये बात किसी को मत बताना, बस हम दोनों में ही राज होनी चाहिए। अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तेरी जान ले लूंगी। फिर अम्मा ने मुझे इस काम पर लगा दिया। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, पर अम्मा की वजह से कर रही थी। मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता, मगर मैं सब्र कर जाती। इस बात को कई दिन गुजर गए थे। अम्मा मुझे एक दुकान पर छोड़ आती और वो दुकानदार मुझे अंदर बने एक छोटे से कमरे में ले जाता और कुछ देर बाद मुझे एक डब्बा पकड़ा देता और साथ में 1000 का नोट दे देता और मैं घर आ जाती। अम्मा मुझसे ये रोज रोज डब्बा नहीं उठाया जाता, सब अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आज अम्मा को फैसला सुना दिया था। मैं जवान लड़की थी, रोज रोज मेरा दुकान पर जाने को सब मायूब समझते थे और अजीब अजीब नजरों से देखते थे, और मैं पैंट शर्ट पहनकर तो और भी अजीब सी लगती थी। तुझे कब से फिक्र हो गई लोगों की कि लोग क्या सोचते हैं? अम्मा ने तंजिया कहा तो मैंने चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। अब अम्मा क्यों इतनी नासमझ हो गई थी? अम्मा अच्छी तरह जानती थी कि मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते थे, मदद के लिए आगे बढ़ते थे, जबकि जब तक अब्बा जिंदा थे और बीमार थे तब तो अम्मा मुझे घर से बाहर कदम नहीं निकालने देती थी। कहती थी अच्छी लड़कियां बाहर नहीं निकलती और खुद बाहर के चक्कर काटती थी। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था तो अम्मा के तौर तरीके ही बदल गए थे। अम्मा अब हर काम के लिए मुझे बाहर भेजती। अम्मा तू ही तो कहती थी कि लड़कियों का यूं बाहर जाना मुनासिब नहीं है, और अब तो अब्बा का इंतकाल हो चुका है। बाप का साया सर से उठने के बाद बेटी का यूं बाहर बेफिक्र घूमना खतरनाक है। मैं बोली तो अम्मा ने घूरते हुए सर पर एक चपेट रसीद की। चल, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, किसने बोला है घूमने को? मैं घूमने नहीं भेजती, बल्कि कोने वाली दुकान से एक डब्बा ही तो लाने को भेजती हूँ। वो बोली तो मैंने गुस्से से उन्हें घूरा था। अम्मा, तू खुद जाकर लाया करना। जवाब देना था कि अम्मा ने चप्पल उठा ली, दफा हो जा यहाँ से, और ये बात तूने किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अम्मा चिल्लाई तो मैंने जुबान दांतों तले दबाई। ये बात तो मेरे जहन से ही निकल गई थी। अम्मा, मुझे पहले इस बात का जवाब दे कि वो दुकान वाला मुफ्त में 1000 का नोट क्यों देता है? मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब अम्मा गुस्से से चिल्लाई, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो, जाओ यहाँ से और दुकान पर जाओ, जल्दी से पैंट शर्ट पहनो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अम्मा के यूं चिल्लाने पर मैं ड्रेस चेंज करने चली गई और एक अफसोस भरी निगाह अम्मा के ऊपर डालकर घर से निकल गई। बाहर से चिलचिलाती धूप में कदम रखते ही मैंने एक नजर देखा तो पूरी गली सुनसान पड़ी थी। वैसे भी इतनी धूप में कौन बाहर निकलता था? ये तो अम्मा का ही दिमाग खराब था कि हर रोज दोपहर के इस पहर मुझे दुकान पर भेजती थी। मैंने सोचा मैं पलट जाऊं और वापस जाकर अम्मा को शाम में जाने का कहूं, पर अम्मा के गुस्से का सोचकर कदम आगे बढ़ा दिए। अभी चंद कदम ही चली थी कि मुझे अपने पीछे जफर की आवाज सुनाई दी। मैं पलटी तो सामने पड़ोस का लड़का खड़ा था। तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो? मैं गुस्से से घुराई और वो लड़का एकदम गड़बड़ा गया। आप कहाँ जा रही हैं? उसने उल्टा मुझसे सवाल किया। उसके सवाल पर मेरा दिमाग घूम गया। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका सर तोड़ देती। देखें, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ। इसलिए वो मुकम्मल बोल नहीं पाया था जब मैंने हाथ उठाकर उसे इशारे से रोक दिया। खबरदार, जो कोई बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी, शर्म ही नहीं आती। वो लड़का तेजी से नफी में सर हिलाने लगा। आप मुझे गलत समझ रही हैं, जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं किसी गलत वजह से आपके पीछे नहीं आता, बल्कि आप जो काम कर रही हैं वो बहुत गलत है। आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। मैंने उसकी बात पर तवज्जो ना दी। मुझे उस लड़के से शदीद उलझन हो रही थी। मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी, इस बात से अनजान कि वो जो राज मुझे बताना चाहता है वो मेरी जिंदगी के लिए किस कदर जरूरी था। इस बात का अंदाजा मुझे हरगिज नहीं था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। अगर आइंदा बात करने के बहाने ढूंढे या परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। गुस्से से कहती मैं आगे बढ़ गई। आज दुकान पर पहुंची तो एक नया इम्तिहान सामने खड़ा था
کہ इतनी धूप में भी उसकी दुकान पर ग्राहक खड़े थे, लेकिन मुझे मालूम था वो पहले मुझे अंदर ले जाएगा। मैं दुकान पर गई और पीछे से आवाज लगाई, चाचा पहले मेरा काम कर दो। मेरा कहना था कि दुकान पर खड़ी औरत मुझे देखने लगी और दुकान वाले चचा का रंग उड़ गया। वो फक चेहरा लिए मुझे देखने लगे, ऐसे क्या देख रहे हैं। चाचा एकदम हंसे, अरे सब्र करो लड़की, पहले दूसरे ग्राहकों को तो फारिग कर लूं, फिर तुम्हारा काम भी कर देता हूँ। जबकि मैं उनके हाथ में पकड़ी लिस्ट देखकर दहक गई। चाचा इनकी तो पूरी लिस्ट है, आप पहले मुझे फारिग कर दें, मैं इतनी धूप में खड़ी नहीं हो सकती। मैं फिर बोली। चाचा की रंगत जर्द पड़ने लगी थी और मैं हैरान थी कि अचानक इनको क्या हो रहा है। जब चाचा ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और उस औरत से मुखातिब हुए, बाजी सिर्फ 2 मिनट, पहले मैं इस लड़की को फारिग कर दूं। वो ये बोलकर मुझे अंदर ले गए और आज मुझे बैठने को भी ना कहा और बस वो डब्बा उठाकर दे दिया। मैं वहां से पलटने ही लगी थी जब वो औरत गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं जाते जाते पलटी और चाचा को देखने लगी, फिर एक बार नजर झुकाकर उस डब्बे को देखा जिसमें कुछ होता था, मगर मुझे देखने की इजाजत नहीं थी। अरे बाजी, वो यतीम बच्ची है, धूप में कहाँ खड़ी रहती। बस बस भैया, ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लाओ सामान की लिस्ट, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। वो औरत चिढ़ते हुए मेरे बराबर से निकल गई, जबकि दुकान वाले चचा मुझे सख्त नजरों से घूरने लगे। मैं भी कंधे उचकाती दुकान से निकल आई। अभी घर के अंदर दाखिल हो ही रही थी कि अचानक अम्मा ने मुझसे वो डब्बा छीन लिया। जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इसमें कुछ है जो हिला था, जबकि अम्मा वो डब्बा लेकर रुकी नहीं थी बल्कि अपने कमरे में बंद हो गई। मैं सुनसी वहीं खड़ी रह गई। मैंने आगे बढ़ते अम्मा के कमरे का दरवाजा बजाया। अम्मा दरवाजा खोलो। मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन फिर भी मैं खुद का वहम तस्वुर कर रही थी। चुप रहो और तंग मत किया करो मुझे, जाओ यहाँ से, किचन में खाना रखा है, खा लो जाके। कुछ देर अम्मा के कमरे के बंद दरवाजे को देखने के बाद मैं किचन में चली गई। वहाँ ताजा रोटी और मुर्ग का सालन रखा था। वो देखकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि जब से परचून वाले ने डब्बा और पैसे भिजवाने शुरू किए थे तब से घर में अयाशी शुरू थी। मैं खाना खाकर फारिग हुई। रात होने को थी पर अम्मा अभी तक कमरे में बंद थी। मैंने 1-2 बार दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शायद वो सो चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्यों आज दिल वीरान सा हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे उस लड़के का ख्याल आया जो रोज मेरे पीछे आता था। गुस्से से सर झटकते मैंने आंखों पर बाजू रख लिए। मेरा दिल बहुत अजीब कैफियत का शिकार था। ऐसे लगता था जैसे कुछ बहुत ही गलत है और मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रही। मैं वैसे ही बिस्तर पर लेटी करवटें बदलने लगी। नींद मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं सो गई। अचानक मुझे खटपट की आवाज हुई। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई। बाहर निकली तो आवाज किचन से आ रही थी, यानी अम्मी अब कमरे से बाहर निकली थी। मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में गई और वो डब्बा तलाश करने लगी, लेकिन वो मुझे कमरे में कहीं ना मिला। कुछ सोचते ही मैं बेड के नीचे देखने लगी तो दंग रह गई। बेड के नीचे तो बहुत से डब्बे पड़े थे। मैं हैरान थी कि अम्मा मुझसे ये डब्बे क्यों मंगवाती हैं और रोज रोज मुझे पैंट शर्ट पहनाकर भेजने के पीछे क्या राज था। मैं यही सोच रही थी कि मुझे लगा कि वही दुकानदार अम्मी के साथ दूसरे कमरे में मौजूद है। मुझे खुद से शर्म आने लगी। अम्मी किन कामों में पड़ गई थीं। मैं 1 घंटा उनकी बातें सुनती रही मगर उनका मतलब ना समझ सकी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद अम्मी दरवाजे पर खड़ी खूनखार नजरों से मुझे देख रही थी। क्या कर रही हो यहाँ तुम? उनका पूछने का अंदाज बहुत अजीब था। कुछ नहीं, बस वैसे आपके कमरे में आ गई हूँ। दोपहर में दुकान पर क्या तमाशा लगाया था तुमने? मैं कमरे से निकलने ही लगी थी जब वो एकदम पूछने लगी, कुछ भी तो नहीं किया। वो दुकान वाला तुम्हारा इतना ख्याल रखता है और तुमसे थोड़ा इंतजार नहीं होता? अम्मा का गुस्से से पूछना था कि मेरा भी दिमाग घूम गया। एक यही बात तो मुझे परेशान कर रही थी और अम्मा ने फिर खुद सवाल का मौका दे दिया था। क्यों देते हैं वो डब्बा मुझे? क्यों करते हैं इतनी मेहरबानियां? क्यों मुझे अंदर ले जाकर बिठा देते हैं और फिर पैसे भी वो रोज क्यों देते हैं? मैं चीख पड़ी थी। मुझे अपनी अम्मा के किरदार पर यकीन था, लेकिन ये डर भी था कि ऐसी बातें ज्यादा वक्त तक छुपी नहीं रहती। अगर ये बात मोहल्ले में फैल जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते।
मेरे चीखने पर अम्मी का चेहरा जर्द पड़ गया। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मुझे मजबूरन, अम्मी बोल ही रही थी जब मैंने उनकी बात काट दी। अम्मा, आज के दौर में कोई इंसान इतना अच्छा नहीं होता कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरों की फिक्र करे। उसको खुद को इतनी बचत नहीं होती जितनी वो यहाँ भेज देता है। क्यों? मुझे आज ही जवाब दे, ताकि कल जमाना जब मुझसे ये सवाल पूछे तो उन्हें देने के लिए मेरे पास भी जवाब तो हो। मेरा कहना था कि अम्मा का हाथ उठ गया। मैं गाल पर हाथ रख के अम्मा को देखने लगी जब उन्होंने बाजू पकड़ते मुझे बाहर की जानिब खींचा और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। कोई सवाल का हक नहीं रखती तू, ना ही मैं तुझे जवाब दे हूँ। मैं हक्का बक्का सी अम्मा को देख रही थी जब वो मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। मैं उनके दरवाजे के बाहर खड़ी पत्थर हो गई, फूट फूट कर रोई। फौरन जाकर कमरे में लेट गई। रात देर तक रोती रही। रोते रोते मेरी आंख लग गई। अगले दिन घर में अम्मा भी खामोश थी और मैं भी, हम दोनों बिल्कुल ही चुप थे। मैं गुमान कर रही थी कि शायद मेरी कल की बातों की वजह से वो डब्बा और 1000 के नोट का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब दोपहर में अम्मा वापस मेरे कमरे में आई। 3 बज गए हैं, जाकर कपड़े चेंज कर और दुकान पर चली जा। जब उन्होंने मुझसे कहा, मैं बिना कुछ कहे अफसोस से खड़ी हो गई। पैंट शर्ट पहनकर घर से बाहर निकली। आज मेरे चलने की रफ्तार धीमी थी। हजारों सोचें दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। सवाल सर उठा रहे थे पर जवाब एक भी नहीं था। फिर उस डब्बे में क्या था? मुझे पहले कभी तजस्सुस नहीं हुआ था। हाँ, ये सवाल दिल में जरूर उठता था कि आखिर वो क्यों इतनी मदद करता है, पर इस डब्बे पर कभी शक नहीं गया था। लेकिन अब मुझे ये यकीन था कि इस डब्बे में जरूर कोई गलत चीज थी। अभी मैं चल ही रही थी जब मुझे फिर अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मेरे जिस्म में गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई। पीछे मुड़ी तो बिना किसी लिहाज के खरी खरी सुना दी, रोज रोज मेरा पीछा करते हो, क्या समझते हो तुम? बाप मर गया है तो जिसका जी चाहेगा वो मुझे इस तरह छेड़ता रहेगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रोज रोज मेरे पीछे आते क्यों हो? क्या चाहते हो? मोहल्ले के लोगों को जमा करके तुम्हें जूतियां पड़वाऊं? मेरे बोलने के दरमियान में वो मुस्तकिल बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बोलने का मौका ही ना दिया। अगर आइंदा मेरा पीछा किया तो बताऊंगी, मैं ये बोलकर पलटी, लेकिन उसकी अगली बात ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। वो बोला, जिंदा होगी तो बताओगी ना? मैंने डर छुपाते हुए पीछे मुड़कर उसे देखा। तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? मैं बोली तो अब की बार उसका जवाब चौंका देने वाला था। तुम्हारी माँ का रवैया तुम्हें अब तक अजीब नहीं लगा? क्या तुमने कुछ गलत नहीं देखा, या फिर तुम भी इन सब में शामिल हो? उसका पूछना था कि मेरे अल्फाज गुम हो गए और मैं वाकई खौफ ज़दा हो गई। यानी बाकी सब भी मेरी तरह महसूस करने लगे थे, या फिर सब जान चुके थे? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा पूछना था कि उसके अगले सवाल ने मानो रही सही हिम्मत भी खींच दी। रोज जो डब्बा तुम लेकर जाती हो, जानती हो उसमें क्या होता है? उसका सवाल अजीब जरूर था पर सच भी था कि ये शक मुझे भी लाहक था। उस डब्बे में घर का सामान होता है, मैंने आम से लहजे में जवाब दिया तो उसने नफी में सर हिलाया। उस डब्बे में सामान नहीं, बल्कि उसके बाद जो उसने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी गिरूंगी और मर जाऊंगी। मैंने बेयकीनी से फटी फटी आंखों के साथ उसे देखा। मेरा दिल एकदम खौफ से सिकुड़ने लगा। उसकी बात मामूली नहीं थी। तुम ये सब झूठ कह रहे हो, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा कहना था कि वो थोड़ा करीब हुआ और फिर एक एक करके मुझे सारी बात बताने लगा। मैं नफी में सर हिलाती सुनती गई। भरी दोपहर में जो राज मुझ पर फाश हो रहे थे वो जान निकालने को काफी थे। मुझे अंदाजा था कि तुम्हें ये सब मालूम नहीं होगा। यही बताने के लिए तो मैं रोज तुम्हारे पीछे आता था। अब के वो लड़का गुस्से से बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? मेरी माँ अपनी जान तो दे सकती है मगर इस तरह का घटिया काम नहीं कर सकती। मेरा ये कहना था कि वो यकदम हंसा। तो ठीक है, अभी भी तुम वही डब्बा लेने जा रही हो ना? तो खुद ही खोलकर देख लेना। वो बोलकर जा चुका था पर मेरे कदम अब मन मन भर के हो रहे थे। मैं शिकस्ता कदमों के साथ दुकान पर गई। आज दुकान वाले चचा मुझे अंदर ले गए और शैतानी नजरों से मुझे देखने लगे। वो अपनी हवस भरी नजरों से मुझे देखते थे। मुझे लगा जैसे वो लड़का बिल्कुल सच कह रहा था। मैं वो डब्बा लिए खामोशी से वहां से निकल आई। मेरी जान निकलने लगी थी।
मैं खोलकर देखना चाह रही थी पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बड़ा दिल करके हिम्मत से मैंने वो डब्बा कांपते हाथों से एक चबूतरे पर रखा और उसमें एक छोटा सा सुराख करके अंदर झांका तो मेरी जान निकलने लगी। मुझे लगा कि अभी मैं मर जाऊंगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरा दिलो दिमाग सुन्न हो चुका था। एक कदम चलने की हिम्मत ना थी, लेकिन मुझे कदम आगे बढ़ाने थे। मैं डब्बा ले घर आ गई और घर में जैसे ही कदम रखा तो मुझे लगा कि अम्मा जान जाएगी कि मैं सच जान चुकी हूँ, लेकिन वो इस कदर जल्दी में थी कि उन्होंने मेरा खौफ पसीने से शराबूर चेहरा भी ना देखा। बस हाथ से डब्बा लिया और कमरे में चली गई। मैं भी कांपती टांगों से अपने कमरे में चली गई। जानती थी अब अम्मा रात से पहले कमरे से नहीं निकलेगी, इसलिए मैं रोने लगी। जब रोते रोते दिल हल्का ना हुआ तो मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। ना भूख लगी थी ना प्यास, मेरा तो सांस लेने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तभी सोने का फैसला किया कि मुझे इस वक्त जागना था जब अम्मा मेरे सोने का फायदा उठाती थी, लेकिन ये भी सिर्फ कोशिश थी कि दूसरे कमरे का मंजर सोचकर जान जा रही थी। ये वक्त बहुत तेजी से कटा और रात के 12 बज गए। मैं बिस्तर पर लेटी रही अम्मा के इंतजार में। मुझे आज उस लड़के ने ये भी बोला था, ख्याल रखना कि तुम्हारी अम्मा को शक ना हो कि तुम सब जान गई हो, क्योंकि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। उस वक्त मैं पूछना चाहती थी कि वो और क्या क्या जानता है, लेकिन ना पूछ सकी क्योंकि जितना सुना था वो ही जानलेवा था। मजीद सुनने की सकत ना थी। मजीद 1 घंटा गुजरा तो पूरी रात के 1:45 बजे अम्मा के कमरे का दरवाजा खुला और खिलाफे तवक्का वो सीधी मेरे कमरे में आई और करीब से आकर मुझे देखा। मैंने उस लम्हे आंखें बंद करके सांस तक रोक ली। जब अम्मा ने मेरे कमरे का दरवाजा आहिस्तेगी से बंद किया और कमरे से निकल गई, मैं आंखें खोलती फौरन उठ खड़ी हुई। आहिस्तेगी से कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो अम्मा हाथ में कुछ लिए बाहर की तरफ भाग रही थी। मैं जानती थी उनके हाथ में क्या है। मैं तेजी से उनके पीछे गई और छुपकर देखना चाहा तो घर के बाहर इतनी रात को वही परचून वाला खड़ा था। अब सब कुछ साफ था। सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी और मैं अब भी एक सच्चाई से नावाकिफ थी जो शायद इसी तरह की खतरनाक थी। मैं वापस कमरे में आई। मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल रहा था। मुझे सिर्फ अब सुबह होने का इंतजार था। सारी रात आंखों में कट गई। अगले दिन भी मेरी अम्मा से बात ना हुई। जब अम्मा ने वापस मुझे 3 बजे वो डब्बा लेने भेजा, मैंने वो डब्बा लाकर अम्मा को दे दिया, जिसे लेते ही अम्मा कमरे में चली गई और मैं वहीं किचन में बैठ गई। अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। खोला तो देखा बाहर पुलिस खड़ी थी, उसके साथ पुलिस वाली औरतें भी थीं। वो लोग तेजी से अंदर गए और अम्मा का दरवाजा बजाते रहे जब तक अम्मा ने दरवाजा ना खोला। लेकिन जैसे ही अम्मा ने दरवाजा खोला उनके होश उड़ गए। पुलिस जल्दी से अंदर गई और वो छोटा सा बच्चा उठा लाई। वो दुकानदार अम्मा को चंद घंटे के लिए बच्चे संभालने को देता था। बदले में अम्मा को खाना और रोज का 1000 रुपया भी देता था। या शायद अम्मा का जमीर मर गया था, इसलिए वो ऐसा काम कर रही थी। और फिर रात अंधेरे में वो बच्चा ले जाता। वो बच्चे अगवा करने वाले गिरोह से ताल्लुक रखता था और अब मेरी माँ भी इसी का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने अम्मी को पकड़ा, उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया और कहा कि मैं तो इस बच्चे को इससे बचाकर अपने कमरे में ले गई थी, यही बच्चे अगवा करके लाती थी। मैं अम्मा की शक्ल देखती रह गई। वो रोते हुए जिस कदर सफाई से झूठ बोल रही थी, मुमकिन था कि पुलिस वाले यकीन कर लेते अगर मैंने खुद उन्हें फोन करके बुलाया ना होता। अब अम्मा के सारे झूठ पकड़े गए थे। मैं अम्मा से रोते हुए पूछने लगी कि वो मुझ पर चीख पड़ी और बोली, खबरदार, जो मुझे माँ कहा। तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा कि जिसको मैं माँ समझती थी वो मेरी माँ थी ही नहीं। उनके अंदर ममता थी ही नहीं। मैं रोती रोती वहीं गिर पड़ी थी। पुलिस वाले उन्हें लेकर गए थे और मेरी मदद की वजह से पूरा गिरोह पकड़ा गया था। इस बात को 1 साल हो गया है। मेरी सौतेली माँ को लंबी सजा हुई थी। मेरे बाप की नजर में अच्छा रहने के लिए ये उनका अब तक का ड्रामा था जो उन्होंने मेरे बचपन से जवानी तक किया। शायद मुझसे भी सहारे का मफाद तलब था। मेरी शादी हो चुकी है उसी लड़के के साथ जिसने मुझे सच्चाई बताई। मेरे लाख पूछने के बावजूद उसने ये बात नहीं बताई कि उसे ये राज कैसे पता चला। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन दिल में कसक बाकी है।